सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #2, जिसमें हम कौन सी ड्रग कैटेगरी कवर करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसको हम LA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर द ड्रग्स विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन स्पेशली ऑफ पेन इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जब या तो टॉपिकली अप्लाई किया जाए पैचेस के फॉर्म में, अभी हम आगे देखेंगे अपनी वीडियो में, तो काफ़ी सारे लोकल एप्लीकेशंस भी होती हैं, या अगर इनका लोकल इंजेक्शन भी दिया जाता है किसी स्पेसिफिक साइट पे, तो ये क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, तो सेंसरी परसेप्शन को ये रिवर्सिबली लॉस कर देते हैं। रिवर्सिबल लॉस मींस वो जो अनकॉन्शियसनेस है, वो सेंसरी परसेप्शन जो है वो थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाती है, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। ये जो है देखिए इसमें हमने डिफरेंस बताया था लोकल एंड जनरल एनेस्थेटिक्स में। हमने जनरल एनेस्थेटिक अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें कंप्लीट किया है। तो लोकल एनेस्थेटिक में क्या होता है कि स्पेसिफिक साइट ही उसको स्पेसिफिक साइट जो है उसी को एनेस्थेसाइज किया जाता है, तो उसमें जो है पेशेंट जो है उसको फिर से सेंसेशन होने लगती है थोड़े समय के बाद। दैट इज़ वाई इसको रिवर्सिबल कहा गया है, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। स्पेशली पेन, देखिए पेन को रेगुलेट करने के लिए स्पेशली किया जाता है इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। देन क्या होता है देखिए, ब्लॉक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एट द लोकलाइज साइट ऑफ द कॉन्टैक्ट विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ द न्यूरॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या करते हैं देखिए, ये ब्लॉक कर देते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस जो है वो जनरेट भी नहीं हो पाती है, और उनका कंडक्शन जो है, उनका ट्रांसमिशन जो है, ये उन दोनों को ही ब्लॉक कर देते हैं। लोकलाइज साइट पे, जिस साइट पे इसको दिया जा रहा है लोकल एनेस्थेसिया को, उस साइट पे ऐसा होता है, फुल बॉडी को नहीं करते हैं, एट द लोकल साइट ऑफ कॉन्टैक्ट विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज टू द न्यूरॉन। तो देखिए स्ट्रक्चरल डैमेज किसी तरह का नहीं करते हैं ये न्यूरॉन को, बस क्या करते हैं कि उनकी जनरेशन और कंडक्शन जो है वो थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी ये जो है ये एक तरह का मैकेनिज्म है, ये हमें अपने आने वाली स्लाइड जो है उनमें देखेंगे। देखिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक जो है बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स, देन सरफेस एनेस्थेटिक्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स। अगर हम इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स में देखें तो वो फर्दर 3 सब क्लास में डिवाइड होती हैं। देखिए पोटेंसी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले होती है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें प्रोकीन एंड क्लोरप्रोकीन आती हैं। लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी का क्या मतलब होता है, देखिए अगर हम कहते हैं कि कोई ड्रग जो है वो लो पोटेंसी ड्रग है, लो पोटेंट ड्रग है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी हाई डोज जो है वो रिक्वायर्ड होगी किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करने के लिए बॉडी में। अगर हम कहते हैं कि कोई ड्रग जो है वो हाईली पोटेंट ड्रग है, मींस वो कम डोज में ही अपना डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देगी। तो देखिए लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने ये 2 ड्रग देखी, प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन। देन इंटरमीडिएट पोटेंसी में कौन सी ड्रग होती है, देखिए लीडोकेन होती है, जिसको हम लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं, एंड प्रिलोकेन। तो ये 2 ड्रग है इंटरमीडिएट पोटेंसी में। देन हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में आती है, देखिए टेट्राकेन, ब्यूपीवैकेन, रोपीवैकेन, एटिडोकेन, देन मेपीवैकेन एंड डिब्यूकेन। तो ये डिब्यूकेन जो है इसको हम सिनकोकेन भी कहते हैं। तो ये सारी ड्रग जो है ये आती है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स की कैटेगरी में। तो देखिए सरफेस एनेस्थेटिक में कौन कौन सी आती हैं, ये फर्दर 2 सब क्लास में डिवाइड होता है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल में आती है देखिए कोकेन, लीडोकेन, टेट्राकेन एंड बेनॉक्सिनेट। तो ये सारी ड्रग आती हैं सोल्यूबल की कैटेगरी में। देन इनसोल्यूबल में आती है देखिए बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोइड एंड ऑक्सीथाजिन। तो ये थी देखिए सरफेस एनेस्थीसिया थे। ये मिसलेनियस ड्रग जो है उनमें कौन कौन आते हैं, देखिए क्लोवॉइल, फिनोल, क्लोरप्रोमाजिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन। तो ये सारी ड्रग जो है ये इनको डिवाइड किया गया देखिए अकॉर्डिंगली इंजेक्टेबल, सरफेस एंड मिसलेनियस ड्रग्स में। तो ये क्लासिफिकेशन आप प्लीज़ ज़रूर याद रखें, बहुत बेनिफिट होगा आपको अगर ये इस तरह की क्लासिफिकेशन आप अपने एग्जाम्स में लिखते हैं तो। देखिए नाउ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो देखिए 2 क्लासेस में डिवाइड है, जैसे हमने देखा था एस्टर एंड अमाइड लिंकेज। एस्टर्स में क्या होती है, RC+OR होता है, ये R जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी ग्रुप को। अमाइड में क्या होता है, देखिए RC+O NH लिंकेज होती है, NH2 लिंकेज होती है। तो देखिए एस्टर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सबसे पहले एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड होता है, जिसमें होता है कोकेन, एंड एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड होती हैं, जिसमें होती है हमारी ड्रग जैसे बेंजोकेन,
केन होती है, क्लोरप्रोकेन होती है, प्रोकेन एंड प्रोपॉक्सीकेन। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ आए, एक एक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए बेंजोकेन का स्ट्रक्चर, बेंजोकेन क्या है, एक तरह का पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। पैरा अमीनो कहाँ से हमने फाइंड आउट किया, देखिए ये पूरा ही ग्रुप जो है इसको आर की कैटेगरी में रखा गया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। तो ये वाली लिंकेज जो है ये पूरी हमारी एस्टर लिंकेज हो गई। एंड पैरा पे अमीनो है, देखिए ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन होती है, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, दैट इज वाई ये डेरिवेटिव हुआ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का। अगर हम देखें कोकेन का स्ट्रक्चर, तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर होता है कोकेन का, जहाँ पर ये होता है, देखिए ये पूरा ही ये जो है ये बेंजोइक एसिड है, तो ये इसका डेरिवेटिव है कोकेन, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। ये हमारी सारी ड्रग्स। अमाइड कैटेगरी में देखिए कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, आर्टिकेन आती है, लीडोकेन आती है, ब्यूपीवेकेन आती है, प्रिलोकार्पेन आती है, डिब्यूकेन आती है एंड मेपीवेकेन आती है। फिर ऐसे ही हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक लीडोकेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए कौन सी अमाइड लिंकेज है इसमें, अमाइड लिंकेज कैसी है, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। तो देखिए ये वाला ग्रुप जो है ये आर ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच। तो ये वाली लिंकेज जो है इसी को हमने अमाइड लिंकेज कंसिडर किया। तो ये देखिए ये क्लासिफिकेशन थी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि कौन से डेरिवेटिव क्लास की ये ड्रग है, तो ये प्लीज़ आप ज़रूर याद रखें। तो देखिए देख लेते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है लोकल एनेस्थेटिक्स का और बहुत सारी चीज़ों में ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका एक ब्रीफ व्यू आपको दिया हुआ है। अब आने वाली स्लाइड्स जो है नेक्स्ट उस पर हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो देखिए क्या होता है, ये एक तरह के देखिए सेल मेम्ब्रेन है जिसपे ये दो तरह के पंप प्रेजेंट होते हैं। ये सोडियम पंप होता है, सोडियम चैनल होता है, ये पोटेशियम चैनल होता है। एंड ये जो है ये एक तरह का देखिए सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। ये जो स्टेज होती है जहाँ पर ये एक तरह के रेस्टिंग पोटेंशियल पे होते हैं, जहाँ पर क्या होता है देखिए सोडियम आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड एंड पोटेशियम जो है के पॉजिटिव जो है वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है देखिए जैसे ही जो सेल है उसको किसी तरह का सिग्नल मिलता है तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो एंटर करने लगता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सोडियम की मूवमेंट होने लगती है। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। देखिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के थ्रू ये होता है। ये है देखिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब क्या हुआ देखिए क्योंकि ये सोडियम जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड एंटर हुआ है, इसके कारण क्या होता है कि ये जो पोटेशियम ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये भी सेंसिटाइज हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये पोटेशियम की मूवमेंट होने लगती है। क्योंकि पोटेशियम जो है वो इनसाइड प्रेजेंट है तो पोटेशियम की मूवमेंट होने लगती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जिस स्टेज को हम रीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। एंड एट लास्ट क्या होता है देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से मेंटेन हो जाता है बाय मींस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। क्योंकि क्या है देखिए कि हमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड ही चाहिए और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड ही चाहिए बिफोर किसी जिससे इससे पहले कि कोई सिग्नल जो है वो मिले सेल मेम्ब्रेन को। तो इस तरह की ये जो कंसंट्रेशन थी जो ये सबसे पहले वाली कंसंट्रेशन थी वो मेंटेन होनी चाहिए किसी भी सिग्नल को हिट करने से, किसी भी सिग्नल का सेल को हिट करने से पहले। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो मेंटेन की जाती है बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है कि जो पहले जैसे ही देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज में आयन कंसंट्रेशन थी सोडियम Na पॉजिटिव आउटसाइड और K पॉजिटिव इनसाइड को, ये उसको ही बैलेंस कर लेता है। ये सोडियम जो है उसको आउटसाइड एंड पोटेशियम जो है वो उसको इनसाइड ये बैलेंस करता है ताकि जो फ्रेश सिग्नल है वो हिट कर पाए सेल मेम्ब्रेन को। फिर देखिए ये इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा इम्पल्स के केस का, ये इम्पल्स के केस की ये इमेज होती है, ग्राफ होता है। यहाँ देखिए ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, देन ये डीपोलराइजेशन होता है, फिर ये रीपोलराइजेशन होता है एंड एट लास्ट एक तरह का रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से मेंटेन कर लिया जाता है। तो इसको देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम अपनी आने वाली स्लाइड्स पे।
देख लेते हैं अच्छे से। देखिए हर एक स्टेप को हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सोडियम एंड पोटेशियम चैनल इन नर्व सेल आर वोल्टेज गेटेड। तो इसमें बता रहे हैं कि जो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल जो अभी हमने देखे थे, जो कि नर्व सेल पे प्रेजेंट होते हैं, ये वोल्टेज गेटेड होते हैं। वोल्टेज गेटेड देखिए हमने बताया था क्या मीनिंग क्या होता है इसका। मीनिंग दे कैन ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये चैनल जो है ये ओपन एंड क्लोज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरह की वोल्टेज है, सिग्नल किस तरह का मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। देन देखिए क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल एट द सेंसरी रिसेप्टर और डेंड्राइट। तो जब सिग्नल मिलता है इन तरह की सेल मेम्ब्रेन को, तो क्या होता है, देखिए सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं एंड सोडियम एंटर द न्यूरॉन पैसिवली। तो देखिए अगर किसी तरह का सिग्नल जो है वो मिला इस मेम्ब्रेन को, तो ये सोडियम चैनल अभी हमने देखा था ये ओपन हो गया है एंड सोडियम जो है वो एंटर करने लगता है न्यूरॉन में पैसिवली। पैसिवली मीन्स किसी तरह की एनर्जी डिपेंडेंट ये स्टेप नहीं होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पैसिवली जो है वो सोडियम एंटर करने लगता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फिर क्या होता है, देखिए द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ये सोडियम का इन्फ्लक्स के कारण क्या होता है, देखिए कॉजेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू बिकम पॉजिटिव। तो ये इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम के कारण क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस स्टेज को हम डीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। तो देखिए इस स्टेज के बारे में आपको बताया गया है। नाउ दूसरी स्टेज के बारे में देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट क्या होता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो एक्टिवेट वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल कॉजिंग पोटेशियम टू एग्जिट द न्यूरॉन पैसिवली। अब देखिए क्या होता है, अभी हमने देखा था कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारा पॉजिटिव हो गया है ड्यू टू डीपोलराइजेशन, जिसके कारण क्या होता है, देखिए ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है ये इसको भी ओपन कर देता है, इसको ओपन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि पोटेशियम का मूवमेंट होने लगता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पैसिवली न्यूरॉन में पैसिवली मूवमेंट होने लगता है पोटेशियम का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। फिर क्या होता है, देखिए द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ये जो के पॉजिटिव है इसका इफ्लक्स मीन्स इसका इनसाइड टू आउटसाइड जाने के कारण क्या होता है, कॉजेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू बिकम नेगेटिव अगेन। तो ये इफ्लक्स जो है इसने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगेन नेगेटिव ये कर देता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जिसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है और रीपोलराइजेशन में क्या होता है, देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए द बिफोर द न्यूरॉन कैन फायर अगेन the original distribution of ions means Na positive outside and K positive inside must be re-established by an sodium potassium pump। तो ये देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें। तो क्या होता है, देखिए अभी तक इस प्रोसेस में हमने देखा कि ये सिग्नल जो है जब इसने हिट किया, तो जब सिग्नल ने न्यूरॉन सेल को हिट किया तो ये सारी ही स्टेजेस हुई। अब क्या होता है, देखिए कि बिफोर सिग्नल जो है वो दोबारा न्यूरॉन को हिट करे, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो Na पॉजिटिव है जैसे उसकी पहली कंसंट्रेशन थी Na पॉजिटिव के आउटसाइड एंड K पॉजिटिव के इनसाइड, ही कंसंट्रेशन जो है, देखिए ये दो स्टेजेस सिमिलर स्टेजेस होती हैं ऑलमोस्ट। तो ये कंसंट्रेशन जो है ये मेंटेन की जाए बाय न्यूरॉन सेल। तो इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, देखिए सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू मेंटेन किया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आउटसाइड जैसे वो पहले मेंटेन थी, ये सबसे फर्स्ट स्टेज पे रेस्टिंग पोटेंशियल पे, एंड K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनसाइड इसको मेंटेन करता है, ताकि जब दोबारा से सिग्नल जो है वो न्यूरॉन को हिट करे तो इसी तरह की ट्रांसमिशन जो है हो पाए। दैट इज़ वाई ये रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये मेंटेन की जाती है बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखिए इस पंप के द्वारा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी प्रोसेस के थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो होती है इन सारे प्रोसेस के थ्रू। देखिए देख लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये कैसे एक्ट करते हैं, देखिए दे एक्ट बाय ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल्स। तो देखिए ये सोडियम चैनल जो है ये उसी को ब्लॉक कर देते हैं सो दैट इम्पल्स कंडक्शन इज स्लो। देखिए सोडियम चैनल ही अगर ब्लॉक हो गया तो अभी हमने जैसे पहले देखा था कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था, सोडियम चैनल जो है वो पहले एक्टिवेट होता है, देन पोटेशियम चैनल को वो एक्टिवेट करता है एंड देन फाइनली जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिशन ये जो डीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन जो है वो स्टेट अचीव होती है जब सोडियम चैनल को ही उसने ब्लॉक
को ही जब ये लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक कर देते हैं तो इम्पल्स कंडक्शन स्लो हो जाती है। देन रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्लाइन, तो इस तरह का देखिए ये डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्टेट जो है वो हमें नहीं मिल पाती है। एंड देन फाइनली द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इज अबोलिश्ड और कैंसल्ड। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट ही नहीं हो पाता। दैट इज़ वाई लोकल एनेस्थेटिक जो है वो इस तरह से एक्ट करती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का कंसेप्ट भी एंड मैकेनिज्म भी। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कंसेप्ट आपको बहुत सारी जगह पे यूज़फुल हो सकता है, तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से समझें। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #3, जिसमें हम एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ड्रग्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।